सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि है मापन और मात्रक यानी कि मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि क्या होती हैं भौतिक राशियां और क्या होते हैं मात्रक। तो सबसे पहले क्या होती हैं भौतिक राशियां? What are physical quantities? भौतिक राशियों को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्या है भौतिक राशियां? भौतिक राशियों का एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत ही आसान सा परिभाषा है कि जिन भी राशियों का मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सकता है, जिन भी राशियों का मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। अब लगेगा सर ये क्या बात हुई, ये क्या परिभाषा हुआ, आपने तो हमें और गुमराह कर दिया कि जिन भी राशियों का मापन किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। ऐसी राशि जिसका मापन किया जा सकता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। आप और गुमराह हो गए। चलिए इसको और क्लियर करते हैं और स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 में आपको बताया गया था कि भौतिकी क्या है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यही तो भौतिकी है। और जब हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो कुछ नियम बनाते हैं। प्रकृति जिन नियमों पे काम करती है हम वो नियम बनाते हैं। और अब देखिए कि भौतिक राशियां क्या हैं। जब आप प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हो फिर आप कुछ नियम बनाते हो और उन नियमों को गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए, उन नियमों को गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है, टर्म्स, जिन टर्म्स को आप यूज करोगे, जिन पदों का आप इस्तेमाल करोगे, जिन पदों का आप उपयोग करोगे उन्हें कहा जाता है भौतिक राशियां। तो ये देखो, और है भौतिक राशियां तो उनका मेजरमेंट तो होगा ही होगा। इसीलिए आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जिन राशियों का मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। और एक्चुअली में भौतिक राशि क्या है? नियमों को फिजिक्स में या भौतिकी में आप जो नियम बनाते हैं उन नियमों को गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम लोग कहते हैं भौतिक राशियां। ओके, अब देखिए भौतिक राशियां जो हैं दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होंगी? भौतिक राशियां होंगी दो प्रकार की। नंबर 1 मूल राशियां। ओहो, मिटल क्यों ना है, लिखने से पहले ही मिटाने की कोशिश। नंबर 1 मूल राशियां और नंबर 2 व्युत्पन्न राशियां। और अगर आपको शब्दों की परख है तो आप शब्दों से ही समझ सकते हो कि मूल राशियां क्या होंगी और व्युत्पन्न राशियां क्या होंगी। इसलिए कहा जाता है हिंदी भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको शब्दों का अर्थ मालूम है तो बहुत सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। मूल राशियां क्या होंगी? मूल, फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशियां जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिए मैंने पहले भी बोला था आपको टेक्निकल टर्म्स जो हैं, जो टर्मिनोलॉजी है उसको इंग्लिश में भी सीखते चले जाना है। क्योंकि जब आप हायर स्टडीज के लिए जाओगे, जब आप आगे पढ़ने जाओगे तो आपको मैक्सिमम इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश टर्म्स क्लियर नहीं है तब आपको दिक्कत होगी। और मैं नहीं चाहता बच्चा कि किसी को कोई भी दिक्कत हो, वो भी भाषा की वजह से। आदमी के अंदर टैलेंट हो और वो भाषा की वजह से पीछे रह जाए, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इसीलिए आपको तैयार करना है अपने आप को भविष्य में होने वाली चुनौतियों के लिए। आने वाली कल की तैयारी आपको आज ही से करनी है। वही समझदार व्यक्ति है जो आने वाले कल की तैयारी आज से ही चालू कर दे। तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, इंग्लिश के टर्म्स को भी सीखते चलते हैं। आपको लगता होगा सर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हो क्या? जी नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बार बार इंग्लिश के टर्म्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के जब आप आगे पढ़ने जाओगे तो आपको वही सब सुनने को मिलेगा। ये मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ सुनने को नहीं मिलेंगी। आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज सुनने को मिलेगा। इसीलिए आप उन शब्दों को भी सीखते चलिए। ओके, तो चलिए जानते हैं क्या होती है मूल राशियां। मूल, फंडामेंटल। मूल राशियां उन भौतिक राशियों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है।
यानी ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, ऐसी भौतिक राशियां जो दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट हैं, जो दूसरों पर डिपेंड नहीं करती हैं, उसे आप बोलेंगे मूल राशियां, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या है मूल राशियां? ऐसी भौतिक राशियां जो क्या है, स्वतंत्र हैं, जो दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। तो इसका उल्टा हो जाएगा व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न, आप बहुत सारी चीजों का व्युत्पत्ति पढ़ोगे, तो व्युत्पन्न क्या होगा? डिराइव्ड क्वांटिटीज। जो राशियां मूल राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती हैं, उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। यानी कि ऐसी राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, उसे हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जाम्पल बता दूं मैं आपको, आगे चल के हम लोग मूल राशियों को पढ़ेंगे। आपको मालूम है कितनी मूल राशियां हैं, नहीं मालूम है तो आपको बताया जाएगा। मूल राशियों में क्या क्या आ जाते हैं? द्रव्यमान है, लंबाई है, तापमान है, ऐसी टोटल 7 क्वांटिटीज है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और व्युत्पन्न राशियां तो बहुत सारी हैं, व्युत्पन्न राशियां तो बहुत सारी हैं। बल हो गया, त्वरण हो गया, दाब हो गया, कार्य हो गया। उदाहरण मुझे लिख देना चाहिए, उदाहरण लिखना बहुत जरूरी है। चलिए उदाहरण लिख दूं मैं। ये क्या हो रहा है और ये कट क्यों नहीं रहा है? जबरदस्ती जबरदस्ती। चलिए उदाहरण बता दूं मैं। व्युत्पन्न राशियों का उदाहरण मैं लिख रहा हूं यहां पे। तो बल जो है वो कौन सी राशि है? बल व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि बल का फॉर्मूला आपको मालूम है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल के बाद कार्य भी एक कौन सी राशि है? कार्य भी व्युत्पन्न है। अगर आप चाल के बारे में जानते हो तो चाल भी व्युत्पन्न राशि है, त्वरण भी जानते ही हो। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आदि आदि और भी बहुत सारी हैं भाई। लेकिन देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। केवल 7 मूल राशियां हैं, 7 मूल राशियां हैं भाई पूरे फिजिक्स में, पूरे साइंस में। और आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे। आज का लेक्चर इन्हीं 7 मूल राशियों के बारे में है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और अब बात होती है कि ये मापन क्या है? व्हाट इज मेजरमेंट? व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट क्या है? मापन क्या है? तो बहुत ही आसान सा जवाब है, मापन है तुलना। तुलना यानी कि कंपेयर, कंपैरिजन है। मापन क्या है? मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन। मापन क्या है? मापन एक तुलना है। ये तुलना क्या? देखो चलो बहुत ही आसानी से समझाते हैं आपको। मान लो आपको यहां से लेके यहां तक की एक लंबाई एक भौतिक राशि है, इस लंबाई को नापना है। तो हम लोग क्या करेंगे? लंबाई के लिए एक मानक ले लेंगे। हमने मान लिया है कि ये मानक है, लंबाई का मानक ये है। और अब हम लोग इस लंबाई को इस मानक से कंपेयर कर देंगे। 1 2 3 4 5। तो ये लंबाई कितनी है? ये लंबाई 5 पेन के बराबर है। और पेन क्या है? पेन आपका मानक है। लंबाई का मानक आपने क्या ले लिया? देखो अभी बस समझाने के लिए आपको लिया है ना, ये नहीं कि आप कल को जाके लंबाई को पेन से नाप रहे हो, केवल समझाने के लिए लिया है कि अभी मैंने लंबाई का मानक क्या ले लिया? लंबाई के लिए मैंने मानक ले लिया इस पेन को। और अब मुझे नापना है कि लंबाई कितनी है। तो मैं इस लंबाई को, देखो ये भी उसी भौतिक राशि, ये भी वही भौतिक राशि है, ये भी वही भौतिक राशि है, ये उस भौतिक राशि का मानक है। तो हम लोग क्या करते हैं मापन में? भौतिक राशि को, किसी एक भौतिक राशि को उस भौतिक राशि के मानक से कंपेयर करते हैं, उस भौतिक राशि के स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करते हैं। जैसे कि यहां पे एग्जांपल साफ है, मैंने लंबाई के लिए मानक क्या ले लिया? मैंने लंबाई के लिए मानक ले लिया पेन। अब मुझे नापना है कि लंबाई कितनी है। तो मैं नाप लूंगा कितना पेन, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, 6 पेन, 7 पेन, 8 पेन, जितना भी पेन है। ओके, तो व्हाट इज मेजरमेंट? मापन क्या है? मापन है कंपैरिजन, मींस मेजरमेंट इज कंपैरिजन। मापन है तुलना। तो किसी भौतिक राशि के मापन का अर्थ है उसके संदर्भ मानक, स्टैंडर्ड रेफरेंस, एक मानक आपने लिया है, से तुलना करना। बहुत ही आसान। मेजरमेंट इज कंपैरिजन, मापन तुलना है। संदर्भ मानक सर्वमान्य उसी प्रकार की ही भौतिक राशि होती है जिस मानक की बात कर रहे हो। ये कोई एलियन चीज नहीं है।
उसी भौतिक राशि का एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक रेफरेंस वैल्यू है। ओके, चलिए आगे इसको भी समझ लीजिए। मापन एक तुलनात्मक विधि होती है। मापन में किसी भौतिक राशि को अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह तो मैंने बताया कि मापन क्या है, मापन तुलना है। एक भौतिक राशि को उस भौतिक राशि के स्टैंडर्ड मानक से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के बाद क्या करना है, कंपेयर करने के बाद उसको अंकों के रूप में व्यक्त करना है। जैसे मैंने बताया कि लंबाई कितनी है, मैं भूल गया कितनी है, फिर से देख लेता हूं कितनी है। 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन। तो ये लंबाई कितनी है, 5 पेन। तो आपने क्या किया, इस लंबाई को आपने अंकों के रूप में व्यक्त किया ना, आपने इसको अंकों के रूप में व्यक्त किया। तो मापन एक तुलनात्मक विधि है जिसमें आपको क्या करना होता है, भौतिक राशि को अंकों के रूप में व्यक्त करना होता है। तो ये है मापन। आगे मैं बार बार बोल रहा हूं कि मानक से तुलना करना है, मानक से तुलना करना है। ये मानक क्या है, ये स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या है, इसे ही कहा जाता है मात्रक। इसे ही कहा जाए यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। यहां पे कुछ चीज मिसिंग है और वो है मेजरमेंट। यूनिट्स फॉर मेजरमेंट, मापन को बोलते हैं मेजरमेंट। मापन के मात्रक, यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। तो क्या है मात्रक, हम लोग बोल रहे हैं ना बार बार, अभी मैंने बार बार दोहराया कि भौतिक राशि को उसके मानक से कंपेयर करना है, भौतिक राशि को उसके मानक से कंपेयर करना है। और मैंने इस लंबाई को इस लंबाई से कंपेयर किया, तो ये जो लंबाई है क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक हो जाएगा। ये जो है 1 पेन है। ओके, तो वैसे ही आपको क्या करना है, जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं उसका एक मानक ले लेना होता है और वो मानक उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त संदर्भ मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। संदर्भ मानक, जो स्टैंडर्ड वैल्यू आपने लिया है, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस आपने लिया है, उसे ही कहा जाता है उस भौतिक राशि का मात्रक। इस प्रकार मापन का अर्थ है भौतिक राशि की तुलना उसके मात्रक से करना। जब आप मानक को बोल रहे हो कि मानक ही क्या है, मानक ही मात्रक है। आपने एक भौतिक, किसी भी भौतिक राशि का आप एक स्टैंडर्ड रेफरेंस ले लेंगे, एक मानक वैल्यू ले लेंगे और उसी मानक से आप उसको कंपेयर करते जाएंगे, उस भौतिक राशि को कंपेयर करते जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा। यानी कि मापन क्या है, मापन है भौतिक राशि की तुलना उसके मात्रक से करना। आपको किसी भी भौतिक राशि को क्या करना है, उसके मात्रक से कंपेयर करना है। जैसे कि चलिए हमने लंबाई का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या लिया है, 1 मीटर। 1 मीटर लिया ना, हम बोलते हैं यार चलो 1 मीटर, ऐसा हम लोग डेली यूज करते हैं ना भाई, ये इतना 1 मीटर होता है। तो 1 मीटर, अब जब आपको लंबाई नापना है तो आप क्या करोगे, उस 1 मीटर से कंपेयर करते जाओगे, तब आप बता पाओगे कि यार ये लंबाई 10 मीटर है। यानी उस लंबाई में कितने रेफरेंस, कितने मानक आ जाएंगे, 10 मानक आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, केवल और केवल कंपेयर करना है, भौतिक राशि को उसके मात्रक से कंपेयर करना है, तुलना करना है। ये है मापन। और क्या है मात्रक, जो आपने एक स्टैंडर्ड ले रखा है, जो एक मानक ले रखा है जिसे आप कंपेयर करोगे, वही उसका मात्रक कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। जब 2 प्रकार की भौतिक राशियां हैं, मूल राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं, तो मात्रक भी 2 प्रकार के होंगे। मूल राशियों के मात्रक को आप मूल मात्रक बोलोगे, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को आप व्युत्पन्न मात्रक बोलोगे। ओके, सो क्या है मूल मात्रक? मूल मात्रक उन मात्रकों को कहते हैं जो अच्छा ऑब्वियस ही बात है, जब मूल राशियां एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, मूल राशियां दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, स्वतंत्र होती हैं, तो उनके जो मात्रक हैं, मूल राशियों के जो मात्रक हैं वो मूल मात्रक हैं। तो मूल मात्रक क्या होंगे? मूल मात्रक भी स्वतंत्र होंगे, मूल मात्रक भी स्वतंत्र होंगे। ऐसे मात्रक जो दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, उन मात्रकों को कहते हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं तथा जिन्हें अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दूसरे मात्रकों पर निर्भर ही नहीं करते हैं।
वास्तव में मूल राशियों के मात्रकों को ही मूल मात्रक कहते हैं। सीधा इसी को बोल देते हैं ना भाई, क्यों इतना घुमा फिरा के बोल रहे थे। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहेंगे। और अब आपको पता होना चाहिए कि मूल राशियां दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, स्वतंत्र होती हैं, तो उनके जो मात्रक होंगे वो भी दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करेंगे, स्वतंत्र होंगे। और क्या होंगे व्युत्पन्न मात्रक? क्या होंगे व्युत्पन्न मात्रक? उन मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न या प्राप्त किए जा सकते हैं। वही बात है, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? देखो, कोई भी दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, अगर आप कमेंट करोगे तो 110%, 110% आप समझिए कि आपको उसका रिस्पांस मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन मन लगा के पढ़ना है यार, परेशान करने के लिए कमेंट नहीं करना है। मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। ये मेजरमेंट को खा कौन रहा है, मुझे समझ नहीं आता। या मुझे भूख लगी होगी तो मैं केवल मेजरमेंट थोड़ी खाऊंगा, मैं तो सब खाऊंगा ना। मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। तो यहां पर एक्चुअली में 3 प्रकार की पद्धतियां हैं, चौथी हमको बोनस में मिल गई है। 3 प्रकार की पद्धतियां कौन कौन सी? सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, इस पर हम लोग बाद में आएंगे। तो मापन की कितनी पद्धतियां हैं? सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। लेकिन आपको इस पर ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, शॉर्ट में इसको मैं कवर करता हूं। सीजीएस पद्धति किसको बोलेंगे? देखिए, उस पद्धति को जिसमें लंबाई का मात्रक होगा सेंटीमीटर, तो ये रहा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। देखिए, उस पद्धति को हम लोग सीजीएस पद्धति बोलेंगे जिसमें लंबाई का मात्रक है सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मात्रक है ग्राम, द्रव्यमान का मात्रक है ग्राम, और टाइम का मात्रक तो सेकंड है। टाइम का मात्रक सेकंड ही रहता है, सभी में सेकंड ही है, टाइम का मात्रक सभी में सेकंड ही है। तो सीजीएस पद्धति क्या होगी? उस पद्धति को जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है और टाइम का मात्रक सेकंड है। एफपीएस पद्धति क्या है बच्चा? तो एफपीएस पद्धति क्या होगा? उस मात्रक को जिसमें लंबाई का मात्रक है फुट। आज आपने बिल्कुल, आपको भी पता होगा आप कितने फुट के हो, कितने फीट के हो, 5 फीट 10 इंच। तो ये जो लंबाई का मात्रक फुट जिसमें होता है ना, वो एफपीएस पद्धति है। लंबाई का मात्रक फुट है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड है और टाइम का मात्रक तो बच्चा सेकंड ही है, इसमें नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। एफपीएस पद्धति में क्या है? एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड है और टाइम का मात्रक तो सेकंड ही होता है। एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, किलोग्राम और टाइम का मात्रक तो सेकंड ही है। तो ये हैं आपके मापन की 3 पद्धतियां। सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एफपीएस पद्धति फुट, पाउंड, सेकंड। एमकेएस पद्धति मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और अब आपके जहन में जो सवाल आ रहा है कि एसआई मात्रक का क्या? देखिए, एसआई मात्रक है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। यानी मापन की ऐसी पद्धति जो पूरी दुनिया में मान्य है, सर्वमान्य है। एक्चुअली में देखो, ये जो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड है, फुट, पाउंड, सेकंड है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक ही क्वांटिटी को अलग अलग तरीके से मापा जा रहा है, अभी भी चलता है, स्थानीय स्तरों पे अलग अलग चलता है। लेकिन फिर जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी है मेजरमेंट की, मापन की अंतर्राष्ट्रीय जो एक संस्था है, उन्होंने बोला यार कि मापन की ना एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होना चाहिए जो सर्वमान्य हो।
और उसके बाद क्या किया गया, ये जो MKS पद्धति है उसी को सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बनाया गया कुछ परिवर्तनों के साथ। सॉरी माइक हिला था अभी। कुछ परिवर्तनों के साथ इसी MKS पद्धति को क्या मान लिया गया, इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिया गया, पूरा अंतरराष्ट्रीय रूप से इसे मान लिया गया। तब ये बन जाता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ओके, तो ये जो MKS है यही एक्चुअली में SI है। बहुत छोटी मोटी चीजें जो है चेंजेस हैं, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो मेन तीन ही है। और SI क्या है, तो SI जब MKS को यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया, मतलब पूरा अंतरराष्ट्रीय रूप से उसे मान लिया गया, सर्वमान्य हो गया, तो उसे ही हमने बोला SI मात्रक। तो आपको दो चीजें पढ़नी होती हैं, एक तो आप सीजर पद्धति याद रखिए और एक आप SI मात्रक याद रखिए। अगर आप सीजर पद्धति याद नहीं भी रख रहे हैं तो ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन SI मात्रक तो आपको याद रखना ही रखना है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो एक्चुअली में व्हाट इज फिजिक्स, आप बोलते हैं ना कि प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है, और अध्ययन आप कैसे करेंगे। फिजिक्स इज नथिंग बट द मेजरमेंट। फिजिक्स कुछ और नहीं है बल्कि मापन है। आपको फिजिक्स में बस क्या करना है, मापना है। अरे वेग कितना है, त्वरण कितना है, समय कितना हो रहा है, द्रव्यमान कितना हो रहा है, बल कितना है, कार्य कितना किया गया है। मापन, मापन और मापन, तीन चीजों को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। मापन, मापन, मापन। तो फिजिक्स को इसीलिए एग्जैक्ट साइंस बोला जाता है। फिजिक्स को इसीलिए एग्जैक्ट साइंस बोला जाता है, यथार्थ विज्ञान। ओके, तो फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। इसमें आपको मेजरमेंट ही करना है, और मेजरमेंट के लिए आपको मात्रक तो चाहिए होगा ना, तो आपको मात्रक तो याद रखना ही रखना है। देखिए आपको लग रहा होगा यार, बिल्कुल बहुत सारे टीचर्स ये बोलते हैं कि चैप्टर 1 चैप्टर 2, चलो ठीक है, चैप्टर 1 में ज़्यादा कुछ नहीं था, चैप्टर 2 भी ना किसी काम का नहीं है, इसमें बस आप डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ लीजिए, विमीय विश्लेषण पढ़ लीजिए। लेकिन बात यह है कि अगर आप आधार नहीं बनाओगे, अगर आपको मालूम ही नहीं है कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की हैं, और उनके मात्रक आपको मालूम नहीं है, तभी आप जब आगे चैप्टर में, जब सिलेबस में जब आप आगे बढ़ोगे, बल का मात्रक ये है, कार्य का मात्रक ये है, और आप पढ़ के नहीं जाते हो, फिर जब टीचर आपको बोलता है कि बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है, SI पद्धति में बल का मात्रक डाइन है, सीजियर पद्धति में दोनों के बीच में ये संबंध होता है, तो क्या घंटा आपको समझ में आएगा। आपको तो पता ही नहीं है कि न्यूटन क्या है, आपको तो पता ही नहीं है कि डाइन क्या है, कि कौन सा डायन मेरी जिंदगी में आ गई, तो आप दोनों के बीच में संबंध कहाँ से बताएंगे। तो देखो यार, आपको आधार जो है ना वो बनाते चलना है। अगर आप सही में चाहते हैं कि आपका नींव मजबूत बने, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। कोई भी बेकार की चीज़ नहीं होती है। ओके, तो आप मात्रकों को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब यहाँ पे हम बोल रहे थे कि भाई देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहाँ पर फिजिक्स में या पूरे साइंस में 7 मूल राशियां हैं, 7 मूल राशियां हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी मूल राशियां हैं। पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, विद्युत धारा, ताप, उष्मागतिक ताप, सिंपली आप ताप बोल सकते हो, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। दोहराइए मेरे साथ, फिजिक्स में यानी कि पूरे साइंस में कितनी मूल राशियां हैं? साइंस में 7 मूल राशियां हैं। मैं 7 इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं जब 7 बोलता हूं तो लोगों को 60 सुनाई देता है, तो इस वॉइस में दिक्कत है। ओके, फिर भी मैं मेहनत करता हूं ताकि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। लंबाई एक मूल राशि है और ये मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, उष्मागतिक ताप, सिंपली ताप बोल लीजिए आप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। तो ये हैं 7 मूल राशि। 7 मूल राशियां हैं ये, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। अगर आपको इंग्लिश में नाम जानना है तो मैं बता दूं, ये लेंथ है और इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर में लिखता हूँ। ये लेंथ है, नहीं दिख रहा होगा, रेड में लिखता हूँ, हाँ ये दिख रहा होगा। लेंथ, लंबाई को कहा जाता है लेंथ, द्रव्यमान को कहा जाएगा मास, समय को कहा जाएगा, बिल्कुल ये तो सबके पास नहीं है, टाइम। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, बच्चा कौन सा करंट?
इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ताप यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर, ताप यानी कि टेम्परेचर, पदार्थ की मात्रा, इसको बोलेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 मूल राशियां, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इनके मात्रक लिख लीजिए। लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, समय का मात्रक है सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, मूल मात्रक है ये, ताप का मात्रक है केल्विन, पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक है कैंडेला। ओके, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, ये उसके सिंबल्स हैं भाई, एम, के जी, एस, ए, कैपिटल ए, के, मोल, सी, डी। और ये परिभाषा आप चाहो को पढ़ सकते हो, बिल्कुल आपके बुक में ये परिभाषाएं दी होंगी, आप इनको पढ़ लीजिएगा अगर मन होगा पढ़ने का तो। चलिए आगे बोलते हैं। ये तो हो गया 7 मूल राशि, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन 7 मूल राशियों के बगल में, इन 7 मूल राशियों के अलावा यहां पे 2 पूरक राशियां भी हैं, जिनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कौन कौन सी हैं भाई? पूरक मूल मात्रक। अगर मूल, अब बोलोगे ऐसा यहाँ पर तो मूल मात्रक लिखा हुआ है, तो मूल राशियां कहां से आ गई? पूरक राशियां होंगी तभी तो उनके मात्रक होंगे। पूरक मूल मात्रक, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, तो सबसे पहला है समतलीय कोण, प्लेन एंगल। एंगल आप सबको पता है क्या होता है एंगल, 2 किरणों के बीच जो बनता है वो कोण है। ये हो गया, देख लीजिए, इधर हो गया, इधर हो गया, ये जो है ये क्या कहलाता है? इसे ही तो कहा जाता है कोण, इसे ही तो कहा जाता है कोण, 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 कोण। ओके, तो 2 किरणों के बीच में जो बनेगा उसे कहा जाता है कोण। अब यह इस समतलीय कोण का मात्रक होता है रेडियन, और इसे दिखाते हैं RAD, रेडियन से, रेडियन से। देखिए कोण को आप बोलते हो इतना डिग्री, इतना डिग्री, इतना डिग्री, ठीक है, लेकिन जो SI मात्रक है, SI मात्रक है रेडियन। कोण का SI मात्रक है रेडियन, भूलिएगा नहीं, कोण का SI मात्रक है रेडियन। और अब चलिए जानते हैं कि 1 रेडियन कितना होता होगा। चलिए अब जानते हैं कि 1 रेडियन कितना होता होगा। 1 रेडियन जानने के लिए हम लोग एक वृत्त ले लेते हैं। चलो यहां लेते हैं, या फिर उसी को मिटा के ना, उसी को मिटा के वहीं ले लेते हैं, क्योंकि जगह की थोड़ा सी कमी होगी। हाँ, चलिए ये मैंने ले लिया, एक वृत्त ले लिया। चलिए दिख रहा है ये वृत्त आपको, और मान लेते हैं कि इस वृत्त का जो त्रिज्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है स्मॉल r, तो ये एक r हो गया, ये एक r हो गया। इन दोनों के बीच में जो कोण बना है, इस कोण को मैं थीटा ले लेता हूं, ठीक है। इस थीटा को हम लोग नापेंगे रेडियन में, और हम जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। तो कोण कितना है बच्चा? कोण यहां पर थीटा हो गया। इस चाप को आप चाहे तो कुछ भी ले लीजिए। चलिए मैं इस चाप को ले लेता हूं S, और त्रिज्या r है, तो S/r हो गया। थीटा इक्वल टू S/r हो गया। और अब मान लो कि ये S जो है वो R के इक्वल हो, यानी कि अगर चाप किसके इक्वल हो? त्रिज्या के इक्वल हो। अगर ये चाप इस त्रिज्या के इक्वल हो, तब थीटा कितना हो जाएगा? थीटा आएगा 1, और इसे आप बोलेंगे 1 रेडियन। 1 रेडियन, तो 1 रेडियन का कोण कितना होता है? 1 रेडियन का कोण कितना होगा? 1 रेडियन का कोण होता है, 1 रेडियन का कोण कितना होगा देख लीजिए। 1 रेडियन वह कोण है जिसे वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप। 1 रेडियन कितना कोण है? 1 रेडियन वह कोण होता है जिसे वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप उसके केंद्र पर अंतरित करता है।
तो जब आप बोलेंगे एक रेडियन कोण, तो क्या है एक रेडियन कोण? एक रेडियन कोण होता है, अगर आपके पास एक वृत्त है तो उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप, किसी भी वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप, त्रिज्या के बराबर का चाप उसके केंद्र पे जो कोण बनाता है वो होता है एक रेडियन। किसी भी त्रिज्या का वृत्त हो, उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप, त्रिज्या के, देखिए त्रिज्या के बराबर का चाप जो कोण बनाता है उसे कहते हैं 1 रेडियन। यह है परिभाषा एक रेडियन की। चलिए आगे चलते हैं। कहां गया? उसी में घुस गया है भाई, ये इतना क्या था। चलिए आगे चलते हैं, छोटा कर लिया जाए। चलिए आगे चलते हैं, घन कोण की बात करते हैं। सॉलिड एंगल, घन कोण। तो पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि घन कोण क्या होता है। देखिए, दो किरणों के बीच जो बनता है वो समतल कोण है। अब आप समझिए घन कोण क्या होता है। घन कोण क्या होगा समझिए। अगर आपके पास कोई सतह है, ऐसा कोई सा भी सतह है, ऐसा एक सतह है, यानी कि एक सरफेस है, एक पृष्ठ है। ये पृष्ठ किसी बिंदु पे जो कोण बनाता है, कोई भी पृष्ठ एक बिंदु पे जो कोण बनाता है उसे कहा जाता है घन कोण। कोई भी पृष्ठ, चलिए जैसे कि आप कोन वाला आइसक्रीम खाते हैं ना जी, कोन वाला आइसक्रीम खाते हैं ना, उसके ऊपर में ऐसा एक कवर होता है जिसे आप चाट के फेंक देते हैं। तो ये जो कवर है इसको अगर आप उसके उस बिंदु पर प्रक्षेपित करते हैं तभी तो ये मिलता है ना। तो ये जो कोण, ये कौन सा कोण हो जाएगा? ये घन कोण हो जाएगा। तो इस पृष्ठ का, इस वृत्तीय पृष्ठ का कोण बनता है वहां पर, तो वो क्या हो जाएगा? वो घन कोण होगा। तो किसी भी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पे जो कोण बनाया जाता है, किसी भी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पे जो कोण बनाया जाता है उसे कहा जाता है घन कोण। ओके, और इस घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन और इसका संकेत है स्टेरेडियन, SR। ओके, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन है। लेकिन घन कोण क्या है? मैंने अभी आपको बताया घन कोण क्या है। किसी किसी भी पृष्ठ के द्वारा किसी भी बिंदु पे जो कोण बनाया जाता है उसे हम कहते हैं घन कोण, और घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। चलिए अब यहां पे आपको बता रहे हैं हम कि एक स्टेरेडियन कितना होता है। तो हमने ले लिया है एक वृत्त, मान लीजिए इस वृत्त की त्रिज्या है स्मॉल r, इस वृत्त की त्रिज्या है स्मॉल r। ओके, और एक्चुअली में ये वृत्त नहीं है, सॉरी ये वृत्त नहीं है, क्योंकि वृत्त लेंगे आप तो उस वृत्त में सतह नहीं होगा, सरफेस नहीं होगा। हमने एक गोला लिया है, सॉरी हमने क्या लिया है? हमने एक गोला लिया है जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या R है, और उस गोले पर हमने एक पृष्ठ ले लिया। देखिए उस गोले पे हमने एक पृष्ठ ले लिया है और इस पृष्ठ द्वारा उसके गोले पे जो कोण बनाया जा रहा है, अब देखिए अब आपको समझ में आएगा ये कोण कौन सा कोण है। दिस कोण इज, ये पिंक कलर को देखिए, ये है सॉलिड एंगल। चलो इसको मैं d ओमेगा से दिखा देता हूं। ओके, तो इस पृष्ठ के द्वारा, चलिए ये पृष्ठ को मैं ds ले लेता हूं, या आप कैपिटल A एरिया ले सकते हैं। तो इस पृष्ठ के द्वारा इस वृत्त, सॉरी वृत्त नहीं, गोला, इस गोले के केंद्र पे जो कोण बनाया गया है, इस गोले के केंद्र पे जो कोण बनाया गया है वो है सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल यानी घन कोण का जो फॉर्मूला है मैं लिख दूं, घन कोण जो होता है, जो कि यहां पे d ओमेगा है, ये हो जाता है इस पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि ds बटा त्रिज्या का स्क्वायर, ds अपॉन r स्क्वायर। घन कोण हो जाएगा d ओमेगा इज इक्वल टू ds अपॉन r स्क्वायर। ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई इस त्रिज्या का वर्ग। तो घन कोण क्या है? पहली बात तो घन कोण क्या है? किसी भी पृष्ठ के द्वारा एक बिंदु पे जो कोण बनाया जाता है उसे हम लोग घन कोण कहते हैं। इस घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन है, और हमने यहाँ पे गोला ले लिया है, उस गोले का केंद्र O है, त्रिज्या R है। उस गोले के एक पृष्ठ, एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया आपने, बड़ा सा गोला होगा उसका एक छोटा सा
जगह, छोटा सा एरिया आपने ले लिया, उस डीएस के द्वारा उसके केंद्र पे जो कोण बनाया जाएगा, पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पे जो कोण बनाया जाएगा, उसे आप बोलेंगे घन कोण, ds बाई आर स्क्वायर। अब आप समझते हैं, चलिए अब समझते हैं कि एक स्टेरेडियन कितना होता होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि एक रेडियन कितना होता है। क्या होता है एक रेडियन? किसी भी वृत्त के त्रिज्या के बराबर का चाप, किसी भी वृत्त के त्रिज्या के बराबर का चाप उसके केंद्र पे जो कोण बनाता है उसे हम लोग एक रेडियन कहते हैं। वैसे ही यहां पर जानते हैं कि एक स्टेरेडियन क्या होता है। मान लीजिए यहां पे ds किसके इक्वल हो जाए, आर स्क्वायर के इक्वल हो जाए, ds आर स्क्वायर के इक्वल हो जाए, यानी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाए, त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तब ये ds और ये आर स्क्वायर कट जाएगा, तब वहां पे आप घन कोण बोलोगे। कितना घन कोण है? 1 स्टेरेडियन है। तब आप उस घन कोण को 1 स्टेरेडियन बोलोगे। समझते हैं, हो सकता है ना समझ में आया हो, फिर समझिए। तो एक स्टेरेडियन का घन कोण कितना होता है? किसी भी एक गोलीय पृष्ठ, तो गोलीय, उस गोले की जो त्रिज्या है r, उसके वर्ग के बराबर का पृष्ठ, इस गोले की त्रिज्या के वर्ग, गोले की त्रिज्या के वर्ग, गोले की त्रिज्या के बराबर का वर्ग, गोले की त्रिज्या का वर्ग, गोले की त्रिज्या के वर्ग का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, वो जो कोण बनाएगा उसे आप बोलेंगे 1 स्टेरेडियन। फिर से सुनिए, r इस गोले की त्रिज्या है, आर स्क्वायर उसका वर्ग है। अगर इस त्रिज्या के वर्ग के बराबर का गोलीय पृष्ठ आप लें, यहां पर लें, अगर आप त्रिज्या के वर्ग के बराबर का पृष्ठ क्षेत्रफल लें, वो जो कोण बनाएगा उसके केंद्र पर, उसे हम लोग बोलेंगे क्या? उसे हम लोग बोलते हैं A1 स्टेरेडियन। तो यहां पे देख लीजिए, 1 स्टेरेडियन की परिभाषा है, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जिसे गोलीय पृष्ठ द्वारा जिसका क्षेत्रफल, गोलीय पृष्ठ के द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के तुल्य होता है, गोले के केंद्र पर बनाया जाता है। तो एक स्टेरेडियन क्या है? एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जिसका जो किसके द्वारा बनाया जाएगा? जो उस गोलीय पृष्ठ के द्वारा बनाया जाएगा, उस गोलीय पृष्ठ के द्वारा बनाया जाएगा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के तुल्य होता है, और वो कहां बनेगा? गोले के केंद्र में बनाया जाएगा। तो यहां पे हमने बात की है दो पूरक मूल मात्रकों की, एक समतलीय कोण, एक जिसका की मात्रक है रेडियन, एक घन कोण जिसका की मात्रक है स्टेरेडियन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण हम लोग व्युत्पन्न मात्रक देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मैं लिख रहा हूं, क्षेत्रफल भी एक व्युत्पन्न राशि है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या है आपको याद है? क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या है बच्चा? क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर का स्क्वायर। ओके, इसके बाद अगर आप आयतन ले लें, तो आयतन के लिए राशि क्या हो जाएगी? आयतन का जो मात्रक है वो मीटर क्यूब है। अगर मैं ले लूं चाल या वेग, चाल ले लीजिए या वेग ले लीजिए, तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। अगर मैं त्वरण ले लेता हूं, त्वरण भी एक व्युत्पन्न राशि है, त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं बल ले लेता हूं, तो बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। ये ऐसा ही मात्रक लिख रहा हूं मैं, न्यूटन। अगर मैं कार्य ले लूं, या ऊर्जा ले लूं, या फिर उष्मा ले लूं, इन सभी का मात्रक होता है जूल। ऐसा ही मात्रक की बात हो रही है, कार्य, ऊर्जा, उष्मा, सबका मात्रक क्या है? जूल है। ये सभी क्लास 11 में आप पढ़ेंगे। बल का मात्रक न्यूटन है, कार्य, उष्मा, ऊर्जा सबका मात्रक जूल है। और क्या है? अगर हम लोग बात कर लेते हैं विभवांतर की, ये 12th में आपको मिलेगा, विभवांतर की, तो विभवांतर का मात्रक है वोल्ट।
अगर हम लोग बात कर लेते हैं धारिता की, तो धारिता का मात्रक है फैराड। फैराड। अगर हम लोग बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है टेस्ला। टेस्ला, निकोला टेस्ला के सम्मान पे रखा गया है। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक हैं तो बहुत सारी, वक्त आने पर, समय आने पर आप उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने लंबाई की बात की, लंबाई का मात्रक मीटर बोला हमने बोला लंबाई का मात्रक क्या है, लंबाई का मात्रक मीटर है, और 1 मीटर की परिभाषा आपने पढ़ा होगा, तो लगभग ये 1 मीटर इतना होता है। लेकिन जब आपको बहुत छोटी दूरियों को नापना है, जैसे आपको परमाणु का आकार नापना है, आपको प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नापना है, आपको नाभिक का आकार मापना है, तो वहां पर ये जो मीटर है, 1 मीटर, वो बहुत बड़ी लंबाई हो जाती है। तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं, बहुत छोटी दूरियों के लिए भी हमने कुछ मात्रक रखे हैं, बहुत छोटी लंबाई के लिए मात्रक। तो देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात हो रही है फर्मी की। फर्मी क्या है, इस मात्रक का उपयोग किया जाता है नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए, नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए। और 1 फर्मी बराबर होता है, 1 फर्मी बराबर होगा 10 के घात में -15 मीटर। समझ लो कितना छोटा दूरी है ये, कितनी छोटी लंबाई की बात हो रही है। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 के घात में -15 मीटर। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 के घात में -15 मीटर। आगे चलिए, आगे देखते हैं एंगस्ट्रम। इस मात्रक का उपयोग प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के मापन में किया जाता है। 1 एंगस्ट्रम, देखो एंगस्ट्रम का साइन ऐसा है, एक के ऊपर से टोपी लगा दो, गोला। 1 एंगस्ट्रम होता है 10 के घात में -10 मीटर। 10 के घात में -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 के घात में -10 मीटर। नैनोमीटर, इसका उपयोग भी क्या करेंगे, प्रकाश और अन्य विकिरणों के तरंगदैर्घ्य के मापन में किया जाता है। अब समझिए 1 नैनोमीटर कितना होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 के घात में -9 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 के घात में -9 मीटर। तो देखिए 1 फर्मी कितना हुआ, 1 फर्मी हो गया 10 के घात में -15 मीटर। 1 एंगस्ट्रम कितना हो गया, 1 एंगस्ट्रम हो गया 10 के घात में -10 मीटर। 1 नैनोमीटर कितना हो गया, 1 नैनोमीटर हो गया 10 के घात में -9 मीटर। माइक्रोमीटर, माइक्रोन भी जिसको बोलते हैं, माइक्रोन कहां पे यूज होगा, इस मात्रक का उपयोग जीव विज्ञान में अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है, सूक्ष्म जीव जिसे कहते हैं आप। तो 1 माइक्रोमीटर जो होता है, 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 के घात में -6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 के घात में -6 मीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये तो बात हो गई कुछ बहुत छोटी दूरियों को व्यक्त करने के लिए। लेकिन जब आप ब्रह्मांड की बात करेंगे, जब आप यूनिवर्स की बात करेंगे, तब वहां पे ये मीटर और ये किलोमीटर और ये मील बहुत छोटा लंबाई का मात्रक हो जाता है। तो बड़ी दूरियों के मापन के लिए हमारे पास कुछ बड़े मात्रक हैं। जैसे सबसे पहले है प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश वर्ष। जब आप प्रकाश वर्ष सुनते हैं तो लगता है कि समय का मात्रक है, 1 साल। ना ना ना, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। लाइट ईयर निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 साल में चली गई दूरी के बराबर होता है। जब आप बोलेंगे 1 लाइट ईयर, यानी कि 1 लाइट ईयर का मतलब क्या हुआ, 1 साल में निर्वात में प्रकाश कितनी दूरी चला है, ये कितना होता है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, यानी कि 1 प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10 के घात में 15 मीटर। समझ लो कि अब कितना होता है 1 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू
9.46 इंटू 10 के घात में 15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष कितना होता है? 1 प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10 के घात में 15 मीटर। तो क्या है लाइट ईयर? क्या है प्रकाश वर्ष? लाइट यानी कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक साल में चली गई दूरी है जो इतने मीटर के बराबर होती है। आगे चलते हैं। खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को 1 खगोलीय मात्रक कहते हैं। अर्थ और सन, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है उसे हमने बोला है खगोलीय मात्रक। 1 AU कितना होता है? AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU कितना होगा? 1.496 इंटू 10 के घात में 11 मीटर। लगभग ये 14.9 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है। 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है, तो लगभग ये कितना के इक्वल है? 14.9 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है लगभग 1 AU। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो लगभग कितनी है? 14.9 करोड़ किलोमीटर है। और इसे ही हम बोलते हैं 1 AU। 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 AU इज इक्वल टू इतना। देखिए ये इससे भी बड़ा है, प्रकाश वर्ष से बड़ा है ये, मतलब प्रकाश वर्ष खगोलीय मात्रक से बड़ा है, क्योंकि ये देखिए 10⁻11 है और ये 10⁻15 है। ऑब्वियसली बात है ये ज्यादा बड़ा है। और प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक देखिए क्या है? लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है पारसिक। पारसिक लंबाई का सबसे, अगर आपसे कोई पूछे या कहीं पूछा जाए कि लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो आप बोलेंगे पारसिक है। इसका पूरा नाम है पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड। अब समझते हैं कि पैरालैक्टिक सेकेंड कितना होता है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। यदि अब देखो कि 1 परसेक कितना होता है। हाँ, ये आप सबको आपने पढ़ रखा होगा कि 1 परसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर होता है। 1 परसेक जो है 3.2 से प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 1 परसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर होता है। ठीक है, लेकिन ये परसेक का मतलब है क्या? जैसे हम लोग बोल रहे हैं लाइट ईयर, तो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी है। हम लोग बोल रहे हैं खगोलीय मात्रक, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। तो ये 1 परसेक कितना होता है? अब बताते हैं आपको। मान लीजिए आप यहां पे हो, यहां पे आप हो, ठीक है, और यहां से उस दूरी को मैं 1 परसेक बोलूंगा। यहां से किस दूरी की को मैं 1 परसेक बोलूंगा? जरा ध्यान सुनिएगा। यहां पे आप भी हो, मैं भी हूं, सब हम लोग यही हैं। यहां से एक दूरी पर 1 AU का आर्क है। 1 AU का आर्क, 1 एस्ट्रोनॉमिकल, 1 AU यानी कि 1 खगोलीय मात्रक, 1 AU के दूरी के बराबर का चाप किसी बिंदु पर। अब ये कितना दूर होना चाहिए? ये उतना दूर होना चाहिए कि इस बिंदु पे वो कितना कोण बनाए? इस बिंदु पे ये 1 आर्क सेकंड का कोण बनाए। और ये चाप कितना है? ये चाप है 1 AU। तब क्या करेंगे? तब ये जो दूरी है उसे हम कहेंगे 1 परसेक। तब हम कहेंगे इसे 1 परसेक। तो 1 परसेक कितनी दूरी होती है? 1 परसेक वह दूरी है जितनी दूरी पर अगर 1 AU का आर्क, 1 AU का आर्क है, 1 AU का चाप है, तो उस बिंदु पे कितना कोण बनाएगा? उस बिंदु पे कितना कोण बनाना चाहिए उसको? इस बिंदु पे उसे 1 आर्क सेकंड का कोण बनाना चाहिए। तो 1 आर्क सेकंड का कोण बनना चाहिए जब वो कितने दूरी पे होगा? 1 परसेक की दूरी पे होगा। तो इसको कैसे परिभाषित किया है परसेक को? 1 परसेक वह दूरी है जिस पर कि अगर जिस दूरी पे अगर 1 AU का चाप है, तो उस बिंदु पे कितने का कोण बनाएगा? 1 आर्क सेकंड का कोण बनाएगा। तो यदि 1 AU के दूरी के बराबर का चाप किसी बिंदु पर
1 आर्क सेकंड का कोण बनाता है, तब उस बिंदु से उस चाप की दूरी को, इस बिंदु से इस चाप की दूरी को 1 पार्सेक कहा जाता है। ओके, तो दिस इज 1 पार्सेक एंड 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। आप याद रखिएगा 1 पार्सेक इज इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर। ओके, चलिए जाते जाते आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और देते जाते हैं। 10 का घात हम लोग बहुत ज्यादा हम लोग यूज करेंगे फिजिक्स में। तो 10 का घात -15 है, 10 का घात अगर 15 है, 10 का घात अगर 9 है, उसको प्रॉपर उस घात को हम लोग कुछ नाम देते हैं। जैसे कि चलो बताते हैं कैसे। मान लीजिए 10 के घात -1 है, या 10 के घात -2 है, या 10 के घात -3 है, या 10 के घात -6 है, 10 के घात -9 है, 10 के घात में -12 है, 10 के घात में -15 है, 10 के घात में -18 है। अगर ऐसा है 10 के ऐसे अगर घात हैं 10 के घात में -1, 10 के घात में -2, 10 के घात में -3, 10 के घात में -6, 10 के घात में -9, 10 के घात में -15, 10 के घात में -15, अरे -12 के बाद -15, 10 के घात में -18 और आगे भी आप जा सकते हैं। तो इसको कैसे पढ़ा जाता है? इसको पढ़ेंगे डेसी सेंटी, इसको बोलते हैं मिली। डेसी सेंटी से जब मिली तो क्या हो गई? माइक्रो हो गई। डेसी सेंटी से जब मिली तो क्या हो गई? माइक्रो हो गई। डेसी सेंटी से जब मिली तो माइक्रो हो गई। डेसी सेंटी मिली माइक्रो। और इसे बोला जाता है नैनो। 10 के घात में क्या? 10 के घात में -9 है तो नैनो। इसको बोलेंगे पिको। ये सब यूज होता है और लोगों को समझ में नहीं आता कि सर ने क्या बोल दिया, अरे इस बंदे ने क्या बोल दिया। 10 के घात में -12 है तो पिको, 10 के घात में -15 है तो फेम्टो। ओके, तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, और इसे कहेंगे एटो। 10 के घात में -18 है तो एटो। चलिए आगे चलते हैं। अगर 10 के घात में 1 है, या 10 के घात में 2 है, या 10 के घात में 3 है, या 10 के घात में 6 है, 10 के घात में 9 है, 10 के घात में 12 है, 10 के घात में 15 है, या 10 के घात में 18 है, तो ऐसे घातांकों को कैसे पढ़ा जाता है? इसे बोलेंगे डेका, हेक्टो, किलो। डेका, हेक्टो, किलो, इसको बोलेंगे मेगा, इसको बोलेंगे गीगा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा। इसे बोला जाएगा टेरा, इसे बोला जाएगा पेटा, इसे बोला जाएगा एक्जा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्जा। और भी आगे है, आप देखेंगे नेट में तो और भी आगे आपको मिलेगा। ओके, तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, जेप्टो भी जाता है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्जा, जेप्टा। ओके, तो ऐसे आपको याद रख लेना है। तो अगर मैं बोलता हूं आपको नैनोमीटर यानी कितना मीटर? 10 के घात -9 मीटर। अगर मैं आपको बोलता हूं किलोमीटर, तो आप किलोमीटर समझते हैं। 10 के घात में 3 मीटर, तो इसीलिए सब चीजें यूज होती हैं। तो आप इन चीजों को भी आप याद रखेंगे। ओके, तो चलिए आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग अपने अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।